कल मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ तक करा दिया, 7 तक। इलस्ट्रेशन नंबर ये 6 तो शायद हो गया कल, है ना, और ये भी हो गया 7 कल। 8 से करना है। 1 मिनट में नॉर्मल बोर्ड ही खोल लेता हूँ पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8, देख लेना सही आ रहा है। अब लकी और गोरांश नहीं आए क्या आज? दोनों नहीं आए, क्यों? बस तुम लोग एक दिन भी पूरी अटेंडेंस नहीं होती है यार, रोज़ 4-5 बच्चे एब्सेंट होते ही हों। नहीं यार, तुम लोगों को घर पे बैठ के मिलता है। चलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में 8 तक करा दिया, सॉरी 7 तक करा दिया। एक बार मेरी तरफ देख लो, इस चैप्टर की पूरी समरी सुन लो। कहने को तो ये चैप्टर बस इतना सा है। कितना सा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कहने को तो हमें सिर्फ क्या करना है? रिडम्पशन। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन, पैसे वापस देने। मज़ा क्या आ रहा है इसमें? तड़का क्या लग रहा है? सेक्शन 55 की वजह से, क्योंकि सेक्शन 55 कहता है कि रिडम्पशन अगर आप फ्री रिजर्व में से करोगे तो यू हैव टू मेक सीआरआर। ठीक है, तो आप अगर फ्री रिजर्व में से करोगे तो अगर मान लो मेरे को रिडम्पशन करना है 5 लाख का, कितने का? अब 5 लाख में से अगर मैं 2.5 लाख के शेयर इशू कर दूं तो फिर 2.5 लाख मुझे कहाँ से लेने पड़ेंगे? रिजर्व में से। तो रिजर्व में से लूँगा तो क्या बनाना पड़ेगा? लेकिन अगर ये पूरे 5 लाख के मैं क्या शेयर इशू कर दूँ, इक्विटी शेयर, तो फिर मुझे सीआरआर बनाने की ज़रूरत। तो पहले 3-4 क्वेश्चन जो अपन ने करे एकदम माम, उसके अंदर क्या था? कितने के शेयर इशू करने क्वेश्चन में गिवन था, कितना रिजर्व में से करना है गिवन था। लेकिन कल जो क्वेश्चन करे उसमें मज़ा क्या था कि उसमें ये गिवन नहीं था कि कितना रिजर्व में से लेना है, कितना शेयर इशू करना है, क्योंकि कल उसने कहा था बैंक को बेस बनाना है। उसने कहा हमें मिनिमम बैंक में 12,000 रुपये रखने हैं। तो हमने देखा बैंक का कितना बैलेंस है, उसमें से 12 हमने अलग कर लिए, तो जो पैसा है वो हम अब यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा रिडम्पशन कितना करना है, फिर वो रिडम्पशन करना था, उसमें हमने प्रीमियम को भी इंक्लूड किया, याद रखना बराबर, प्रीमियम को भी, क्योंकि बैंक की कैलकुलेशन करी, यहाँ का वर्किंग नोट सबसे मेन था जो कल बनाया। फिर हमें पता चल गया कि कितना हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 71,500 कल के क्वेश्चन के हिसाब से। और कितना हमारे पास अवेलेबल है, कुछ 37 या कुछ अवेलेबल था, 31 था, जो भी था। अब जितना बचा उतने के हमें शेयर इशू करने हैं। अब मान लो हमें बचे 50,000, तो हमें शेयर कितने के इशू करने हैं? 50,000। अब एक शेयर अगर 50 का है तो डिवाइड कितने से करेंगे? लेकिन अगर यही शेयर में प्रीमियम पे देता 100 में तो डिवाइड 100 से करता। याद रखना बराबर, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 50 ले लिया तो नंबर ऑफ शेयर कम आएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर अगर कम आए तो पैसा कम आएगा बैंक में, और बैंक में पैसा कम आया तो रिडम्पशन करने में कमी आ जाएगी। तो याद रखना, हम जब भी बैंक को बेस बनाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इशूड प्राइस लेंगे। बोलो, जब भी हम बैंक को बेस बनाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इशूड। तुम तो लिख लो ये बात हिंदी में, गड़बड़ करोगे, क्योंकि उस दिन जो मैंने आपको बताई थी ना, वो हमने बैंक को बेस नहीं बनाया था। उस दिन हमने जो बेस बनाया था वो किसको बनाया था? उस दिन हमने जो बेस बनाया था ना, वो शेयर रिजर्व्स को बेस बनाया था कि हमें रिजर्व में से। उसके क्वेश्चन तो अभी तक आए ही नहीं है, अब आएंगे। लिखो, जब भी हम बैंक को बेस बनाएंगे, जब भी हम बैंक को बेस बनाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, जब भी हम बैंक को बेस बनाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। नहीं, लेकिन वो बैंक के अंदर आ रहा है ना वो पैसा। अब मैं उसमें से सीआरआर थोड़ी ना बना रहा हूँ। कल मैंने सीआरआर बनाने के लिए क्या करा, 75,000 का रिडम्पशन करना था मान लो फेस वैल्यू, तो 75 लिया, और जितना इक्विटी शेयर कैपिटल में जा रहा था बस वो अमाउंट माइनस किया। सीआरआर थोड़ी लिया मैंने, सीआरआर तो मैंने फेस वैल्यू से ही बनाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो
अच्छा डाउट पूछा है तूने। देख, जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ ना तो ऐसे कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट मान ले 1 लाख, अब मान ले इक्विटी शेयर में मैं 80 डाल रहा हूँ, बराबर सुनना, और SPR में मैं 20 डाल रहा हूँ। तो मुझे क्या बैंक को बेस बनाना था, तो मैंने पूरे 1 लाख रुपए ले लिए। अब 1 लाख ले लिए, अब मान ले मेरे पास अवेलेबल में भी 1 लाख थे, तो टोटल हो गए 2 लाख। अब रिडम्पशन करने में 1.5 चले गए तो बच गए 50, और मुझे बचाने भी 50 थे। तो मेरी बैंक वाली गाइडलाइन पूरी हो गई, जो क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसे कर दिया, बराबर सुनना। अब तो कह रहा है सर मैंने प्रीमियम के पैसे को भी नहीं लिया मैंने यूज में, मैंने तो बैंक को बेस बनाया, पैसा आया, पैसे में से पैसा चला गया। अब प्रीमियम का पैसा तो SPR अकाउंट में ही रहा है, इसको छेड़ा नहीं। अब रिडम्पशन करा है मैंने 1 लाख का, तो मैंने शेयर कैपिटल में से 80 ही लिया, और बचे हुए 20,000 मैंने रिजर्व में से लिए, इसलिए मैंने इसका कल क्या बनाया था, CRR। कल मैंने 27 या 21 पता नहीं कितने अमाउंट का क्या बनवाया था, CRR, वही है। ठीक है, तो नॉर्मल रूल आप लोग इस एकदम कंसेप्ट के ऊपर चलना, जितने का भी रिडम्पशन मुझे करना है उसमें से जितने के मैं शेयर इशू कर रहा हूँ बस उस पर CRR नहीं बनेगा, बाकी पैसा मैं रिजर्व में से ले रहा हूँ तो क्या बनेगा। अगर मान ले यहाँ पे मैं इतने शेयर इशू कर देता कि पूरा 1 लाख ही आ जाता, और रिडम्पशन भी 1 लाख का ही करना है, तो रिजर्व में से कुछ लेने की जरूरत ही। एक तरीके से जो कल मैंने रिजर्व में से लिया वो बैलेंसिंग फिगर से लिया। कैसे लिया, आप तो ये लाइन याद रखना जो मैंने लिखाई है, बैंक को बेस बनाऊंगा तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या लेना है, इशू प्राइस। आगे देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 8, कैपिटल स्ट्रक्चर में 20,000 शेयर है, अंडरलाइन कर लो 10 का है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, ये भी 100 का है। 1,000 इंटू 100 1 लाख हो गए, 20,000 इंटू 10 2 लाख हो गए। 2 लाख और 1 लाख आपकी टोटल कैपिटल आ गई 3 लाख। ना आपके पास कुछ चीज़ें हैं, अंडरलाइन करते जाना। जनरल रिजर्व में 80 पड़े हैं, जनरल रिजर्व में 80 है। P&L में आपके पास 20 है, अंडरलाइन कर लो। IFR में आउट ऑफ विच 5 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ₹10, मतलब IFR एक रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का, उस रिजर्व में आपके पास 10 है, लेकिन उसमें से 5,000 फ्री नहीं है, तो बाकी के फ्री है। तो हम लोग अगर यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। जनरल रिजर्व में कितने हैं मेरे पास, 80। P&L में कितने हैं मेरे पास, 20, और IFR में मेरे पास 10 है, लेकिन ऐसा लिख देता हूँ 5 नॉट फ्री, ये फ्री। और मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला, CRR फ्री रिजर्व में से बनता है। किस में से बनता है, किसी तबीयत खराब है क्या बेटा, सही है, क्या हो गया, थोड़ी सी खराब है, याशी के साथ रहती है, थोड़ी तो खराब रहेगी बेटा। ढक्कन तेरे में इतनी अकल नहीं है, चैप्टर नया चेंज हो गया तो उसको बता दे, सब डिवेंचर में ही जल्दी है सारी वीडियो। अच्छा, वो तेरे पे डाल देते हैं, तू उन पे डाल दिया अगर दिखाना भी मैसेज, उसकी पिक्चर बनाऊंगा मैं अगर तूने मैसेज सही किया होगा तो। देखो आगे SPR में भी आपके पास 2,000 रुपये है, SPR में भी कितने रुपए हैं आपके पास, 2,000। नेक्स्ट कैश में आपके पास 98 है, कैश भी लिख ही लेता हूँ, चलो कैश में कितने हैं मेरे पास। अब देखना होगा कैश को बेस बनाऊंगा कि रिजर्व को बेस बनाऊंगा, यही है मेन इस चैप्टर में। क्वेश्चन आया तो 100% यही वाला आएगा। आगे जो क्वेश्चन करे तो टाइम पास से ये दे देगा क्यों तुम्हें कि 50 लाख का रिडम्पशन करो, 25 लाख रिजर्व में से ले लो, 25 लाख के शेयर इशू कर दो, तो बिल्कुल सिंपल है। मजा ही इन क्वेश्चन में, इसी में से एक क्वेश्चन आना है तुम्हें। इस चैप्टर का क्वेश्चन आउट है, ये समझ लो, तो आउट है, यही क्वेश्चन आएगा, या तो बैंक को बेस बनाओ या रिजर्व को बेस बनाओ, बराबर याद रखना। अब देखते हैं इसमें किसको बनाना है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर अंडरलाइन करो, 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। कितने पे रिडीम होंगे, और डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू। हम लोग फ्रेश इशू लेंगे आफ्टर यूटिलाइजिंग रिजर्व, अंडरलाइन करो, रिजर्व को यूटिलाइज करने के, तो रिजर्व को बेस बनाना है। किसको बेस बनाना है, मतलब पहले पैसा कहाँ से लेंगे, रिजर्व से, फिर बच गए तो क्या इशू करेंगे। और कल क्या करा था, कल यहाँ देखो, कल क्या करा था, कैश लिया पहले कितना था, उसमें से देखा ऑलरेडी कितना कैश है, वो माइनस किया, और जितना भी कैश चाहिए था उतने के शेयर इशू कर दिए। रिजर्व की तरफ तो देखा भी नहीं कि रिजर्व कितने हैं, कितने
तो कल वाला क्वेश्चन किसका था? कैश को बेस बनाना था। आज वाला क्वेश्चन किसका है? रिजर्व को बेस। एकदम क्लियर है ये चीज। अब जनरल रिजर्व में मेरे को 20 रखने हैं, तो भैया मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जनरल रिजर्व मिनिमम बैलेंस, मुझे मिनिमम कितना रखना पड़ेगा जनरल रिजर्व में? 20। इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट इफेक्ट जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री देनी है। अब तुम लोग सामने देखना भाई, पहले वर्किंग नोट होगा। आंसर तो बहुत सिंपल है इसका। वर्किंग नोट 1, देखो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं। ऊपर पहली लाइन में लिखा होता है 20,000 इक्विटी शेयर से मतलब नहीं है 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 का है। 1000 प्रेफरेंस शेयर एट दी रेट 100। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 10%। अब मैंने आपको कल के पहले वाली क्लास में डे बिफोर टुमारो, सही बोला क्या मैंने? यस्टरडे, ठीक है। तो कल के पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें 3 स्टेप बताई थी, जो इसने भी लिखी हुई थी। वो 3 स्टेप में ये बोला था जितने के शेयर रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू ले लो, जो अवेलेबल रिजर्व है वो माइनस कर दो, जो बच जाएगा उतने के शेयर इशू कर दो। वो परसों पढ़ाई थी लेकिन काम नहीं आई अभी तक, काम आ जाएगी। अब देखो स्टेप 1, पहले देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, कितने के शेयर हमें रिडीम करने हैं? तो हमें करने हैं 1000 इंटू 100, कितने? 1 लाख। 1 लाख के रिडीम करने हैं। प्रीमियम मत लेना, प्रीमियम नहीं लेंगे, इसमें फेस वैल्यू लेंगे, ठीक है। अभी लॉजिक समझाऊंगा, जब पूरा हो जाएगा ना तो एक लॉजिक समझाऊंगा शानदार, उसके बाद कभी भी गलती नहीं करोगे। यहाँ देखो 1 लाख के फेस वैल्यू के रिडीम करने हैं। अब स्टेप 2, चेक अवेलेबल रिजर्व, कितना रिजर्व, क्योंकि पहले रिजर्व यूज़ करना है। तो अवेलेबल रिजर्व, मैंने आपको कहा था बच्चों कि फ्री रिजर्व में से CRR बनता है, तो अब इनमें जो फ्री रिजर्व है वही लूँगा मैं। तो यहाँ आओ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से तो 80 है लेकिन 20 रखना है हमें, तो फ्री कितना हुआ? 60। फिर आओ P&L, P&L 20 है। लेकिन एक कमाल की बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कि जिन कंपनियों के ऊपर सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है उन लोगों को प्रीमियम 5 की जगह कितनी जगह यूज़ करना होता है? 3 जगह। मतलब वो लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन SPR में से नहीं ले सकते, तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस में से लेते हैं? P&L में से। ये बात बता दी थी मैंने डे 1 पे, लॉ का रेफरेंस भी दिया था, डब्बा भी बना हुआ था। तो हमें ये भाई प्रत्यक्ष तो सुन ले सामने एकदम, जब भी हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन SPR में से लेना होता तो P&L हमारा सेफ रहता, लेकिन अब हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन SPR से नहीं ले सकते, सेक्शन मना करता है, तो हमें वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन P&L से लेना पड़ेगा। तो ये दिमाग भी लगाना पड़ेगा हमें कि P&L भी फ्री नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोगों को 1 लाख का रिडम्पशन करना है और 10% का प्रीमियम है, तो 10,000 हमें प्रीमियम और रिडम्पशन देना है। वो कहाँ से दूंगा मैं? P&L को खाली थोड़ी कर सकता हूँ। तो P&L मेरे पास 20 है, लेकिन उसमें से प्रीमियम और रिडम्पशन में कितने चले जाएंगे? तो फ्री कितना बचा? 10 बचा। फ्री कितना बचा? ये जगह पे अक्सर बच्चा गलती करता है, 20 रह जाता है पूरी, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि करने के बाद तो गलती नहीं करेंगे हम। पहली बार करते तो गलती हो सकती थी, समझ गए? दक्ष समझा मैंने क्या बोला? वैसे तो मेरे पास P&L कितना है? 20, लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन भी मुझे किस में से देना है? P&L में से। तो मैं पूरा खोखला कर दूंगा तो पिक्चर बन जाएगी। तो मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन का पैसा पहले ही जेब में रख लिया। कितना है प्रीमियम और रिडम्पशन? 10। 1 लाख का 10% कितना है? 10। हाँ, लेकिन अगर ये प्रीमियम और रिडम्पशन SPR में से राइट ऑफ हो जाता और मेरे पास SPR होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आई डोंट हैव SPR, मेरे पास SPR और है भी तो भी मैं उसे यूज, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में ये एज्यूम करेंगे कि हमारे ऊपर सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है लॉ का। कौन सा? और हम प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ SPR में से नहीं कर सकते, तो कहाँ से करना पड़ेगा? ये P&L में से 10 ले लिया मैंने, ये 10 हो गए। अब क्या है मेरे पास? ये रिजर्व यूज में आ गया, ये आ गया। IFR में 10 में से 5 ही है बोला है, तो कितना फ्री है? 5। SPR कोई फ्री रिजर्व नहीं होता, इसको नहीं लेंगे। तो मेरे पास फ्री रिजर्व कितना है? 60 और 10 और 5 कितने हो गए? अब स्टेप 3, स्टेप 1 में आप निकालो फेयर वैल्यू, स्टेप 2 में अवेलेबल रिजर्व, अब स्टेप 3 में निकालूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। क्या निकालूंगा?
स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 चाहिए मुझे 1 लाख, अवेलेबल है मेरे पास 75, तो मेरी अवेलेबिलिटी कितनी है 25, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने का दूंगा मैं, नीचे देखो क्वेश्चन में होगा 1 शेयर। तीसरी लाइन पढ़ो नीचे से तीसरी, कंपनी आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू एट पार, शेयर हम पार पे इशू करेंगे, किस पे इशू करेंगे, ऊपर देखो पहली लाइन में इक्विटी शेयर कितने का था, कभी भी कितने का रहेगा, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे 25। ये स्टेप को गुरु मंत्र बना लेना। ये हो गई आज, और एक कल भी यहाँ लिखी थी मैंने, कल किसको बेस बनाया था, बैंक को, आज किसको बेस बनाया है, रिजर्व को, भूलना मत, दोनों में चीज़ अलग है। सुनो, कल मैंने यहाँ पे 1 लाख नहीं लिया था, गुंजन अली सुन लो, अरे गुंजन सुन ले यार, 1 लाख के शेयर है, कल अगर प्रीमियम था तो मैंने इसमें प्रीमियम भी जोड़ा था क्योंकि बैंक को बेस बनाया था, और डिवाइड किया था इशू प्राइस से, आज डिवाइड किया है पार से। वैसे भी वो पार पे इशू हो रहा है, लेकिन अगर ये प्रीमियम पे भी इशू होता ना तो भी डिवाइड पार से ही करता। किससे करता, ये दो फर्क है, जब बैंक को बेस बनाऊं और जब रिजर्व को बेस बनाऊं, बैंक को बेस बनाऊं और कल वाला क्वेश्चन और आज वाला क्वेश्चन। अब जब घर पे करो, इसको रिवीजन करो, तो पूरे दोनों एक साथ करना, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बिंदास अभी पूछ लो, नहीं तो पढ़ने के बाद पूछ लेना, लेकिन ये डाउट लेके एग्जाम में मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन तो तय है, इन दोनों में से एक तरह का आना है, या तो बैंक को बेस बनाना या रिजर्व को बेस बनाना। बोलो भाई, समझ में आया सबको? एक बार एक एक से पूछ लेते हैं। यहाँ पे क्लियर है भाई? यहाँ पे बेटा कल मत पूछना, भावेश बहुत मारूंगा, पूछ लेना यार, पूछ लेना बेटा। हाँ, यहाँ पीछे, यहाँ पे पक्का। ये डिवाइड कैसे किया है समझ में आ गया ना? रिजर्व को बेस बनाया है, रिजर्व कौन से लिए, फ्री रिजर्व। तुम लोगों को समझ में आ गया बेटा? पक्का, श्योर? यहाँ पे चलो, अब एंट्री वेंट्री में तो कोई दम वाली बात नहीं है, करो बमा बम एंट्री खींच दो। पहले शेयर इशू करूँ कि पहले रिडीम करूँ? पहले इशू करूँ ना, इशू करूँगा तो पैसे आएंगे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार में इशू कर दो। 2500 इंटू 10 कितने हो गए? 25,000। और अब रिडम्पशन करते हैं, पहले CRR भी बना लेते हैं। देखो, 1 लाख में से मैं 25,000 के शेयर इशू कर रहा हूँ। याशी, जो शेयर इशू करता हूँ उस पर CRR नहीं बनता, जो रिजर्व में से लेता हूँ उसका CRR बनता है। तो रिजर्व में से लो, रिजर्व में से कौन से लूँगा मैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, मैंने तो ले ही रखा था ना रिजर्व में से। IFR अकाउंट डेबिट, यहाँ से लूँगा कितने? 60, यहाँ से लूँगा कितने? 10, यहाँ से लूँगा कितने? 5, वेरी गुड। और CRR में कितने डाल दूँगा? 75। क्या बात है, हो गया ये। और अब रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहिए 1 लाख, प्रीमियम में 10, टोटल 1,10, फिर 1,10, फिर 1,10। क्या बात है, हो गया ये। प्रीमियम को फेंको P&L में, राइट ऑफ करो। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना राइट ऑफ करना है? 10,000। हाँ बेटा, हाँ हाँ भाई, कहाँ रहती है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या पूछती है। ये 10 इधर हमने CRR में लिया और 10 हमने प्रीमियम में लिया, हमारे पास टोटल हो गए पूरे 20। ये प्रीमियम में हमने 10 लिया, ये प्रीमियम CRR में हमने 10 लिया, 10 और 10 टोटल 20। अब हमारा P&L हो गया 0। अब हमारे पास P&L में कुछ भी नहीं है। क्लियर है? 5 एंट्री देख लो, इसने ही 5 ही करी होगी। 1, 2, 3, 4 और 5। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मेरे से पूछो डाउट, मेरे से पूछो क्या हुआ। इसका फ़ोटो ले लो, इस वर्किंग नोट का फ़ोटो ले लो। फ़ोटो ले लिया इसका। ये हम लोगों ने रिजर्व को बेस बनाया था। इलस्ट्रेशन नंबर 9। 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक 100 रुपये का है और पेड अप कैपिटल 70 है। तो 50,000 इंटू 70, 35 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है।
1 लाख इक्विटी शेयर है, एक 10 का है, सॉरी एक 100 का है, तो ये 1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है, 1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है, 35 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी हमारे पास 5 लाख है, सीआरआर में ऑलरेडी हमारे पास 20 लाख है। अब सीआरआर में ऑलरेडी क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी कभी रिडम्पशन किया होगा, तो हमने पहले सीआरआर बनाया होगा, पहले से है हमारे पास 20 लाख। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 50 लाख के हैं और बैंक 15 लाख का है, काफ़ी कुछ है हमारे पास। एक बात और सुन लो बच्चों, इससे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं इसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला हिस्सा सबसे सिंपल वाला, कितने के शेयर इशू करने हैं आप खुद ही बता दो, कितना रिजर्व में से लेना है आप खुद ही बता दो, सिंपल वाला। सेकंड, जिसमें मैंने कल कराया बैंक को बेस बनाने वाला, और थर्ड रिजर्व को बेस बनाना। 3 पैटर्न के क्वेश्चन है, करना तीनों में रिडम्पशन ही है। आप ये समझ लो तीनों में ये एंट्री करनी तो जरूरी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। दिस इज चैप्टर, ये चैप्टर है, ये तो होगी होगी। आप बोलो इसमें से ये कर लूँ, इसमें से वो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें जैसे एंट्री करनी हो, लेकिन इसके बिना चैप्टर नहीं है। क्योंकि मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी लायबिलिटी है, उसे क्या करना पड़ेगा? कम। और रिडम्पशन करने से पैसा जाता है तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा? कम। ये 2 एंट्री तो होगी ही होगी। अब रिडम्पशन में आउट ऑफ फ्रेश इशू करूं या आउट ऑफ फ्री रिजर्व करूं, इसको बेस बनाऊं, उसको बेस बनाऊं, ये एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये। देखो, अंडर द टर्म ऑफ देयर इशू, तुम मुझे बताना कि चैप्टर मैंने कहा 3 तरीके का है। मेथड 1 जिसमें वो डायरेक्ट दे दे इतने शेयर इशू करो, मेथड 2 बैंक को बेस बनाए, और मेथड 3 रिजर्व को बेस बनाए। आप इसको देख के पहचानना क्या है इसमें। देखो, टर्म ऑफ इशू में प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस, रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने राइट शेयर इशू किए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर, अंडरलाइन करो, एक 100 का है और 110 रुपये में करा है, अंडरलाइन कर लो। जिसमें 20 रुपये एप्लीकेशन में आएंगे, 35 रुपये अलॉटमेंट में आएंगे, और बाकी का पैसा 1 जनवरी को आएगा। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, सब लोगों ने शेयर ले लिए, सब लोगों ने अलॉटमेंट भी कर दिया, और अलॉटमेंट का पैसा 31 मार्च को रिसीव भी हो गया। 31 मार्च 22 को कब रिसीव हो गया? 31 मार्च 22 को। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, सारी कंडीशंस, बार बार रेफरेंस आ रहा है किसका? सेक्शन 55। सेक्शन 55 की कंडीशन को पूरा करने के बाद जवाब दो मुझे, ये मेथड 1 है, मेथड 2 है कि मेथड 3 है? हाँ क्या? अरे मेथड 1, 2, 3 से मेरा मतलब है 1 मतलब जब शेयर कितने इशू करने हैं, रिजर्व में से कितना लेना है ये गिवन हो। 2 मतलब बैंक को बेस बना के क्वेश्चन सॉल्व करना हो। 3 मतलब रिजर्व को बेस बना के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 1 है, 2 है कि 3 है? 2 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, वेरी गुड, 1 है ये। अरे यार कुछ भी बोलते हो, यहाँ बैंक का तो कोई जिक्र ही नहीं है, बैंक को बेस बनाना हो। साफ साफ बोला है कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे हैं ऊपर, 50,000 शेयर इशू करेंगे। एक शेयर 100 रुपये का है, 50,000 इंटू 100 करूँगा तो 50 लाख रुपए आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर ऊपर मुझे दिख रहे हैं 35 लाख के, तो मतलब मेरे को डायरेक्टली सब कुछ गिवन है, तो मैं आराम से रिडम्पशन कर सकता हूँ। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, तुमने बैलेंस शीट को देखा कि नहीं देखा? आप बैलेंस शीट को देखो, ऊपर 31 दिसंबर 21 की है ये डिटेल। कब की है? 21। और नीचे बोला था कि रिडीम होंगे 31 मार्च 22 को। तो यहाँ देखो, अभी मैं खड़ा हूँ 31 मार्च, यहाँ देखो 31 दिसंबर 21 को खड़ा हूँ मैं, 21। अब 2021 के बाद आएगा 2022, जनवरी, फरवरी, मार्च में 22 आ जाएगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन है। और इसने कहा है 31 मार्च 22 तक, नीचे बोला है सारा अलॉटमेंट सब रिसीव हो जाएगा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होगी, क्योंकि कॉल देखो ऊपर बोला था उसने, बैलेंस विल बी मेड ऑन 1 जनवरी 23। वो पैसा कब मंगाएगा? 1 जनवरी 23 को।
तो जब आप पैसा 1 जनवरी 23 को मंगाओगे, ठीक है, और प्रीमियम भी उसी 1 जनवरी 23 को मंगाओगे, मतलब आपके पास 31 मार्च तक तो पैसा पूरा आएगा ही नहीं। तो आपको 31 मार्च तक जितना पैसा आएगा उतना पैसा तो शेयर इशू में से लेना है, और बाकी का पैसा आपको रिजर्व में से लेना पड़ेगा, क्योंकि रिडम्पशन करने के लिए कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं। एक तो हम पैसा किस में से लें? फ्रेश इशू में से, और एक हम पैसा किस में लें? रिजर्व में से। हमारा फ्रेश इशू में से जो पैसा आ जाएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर की थोड़ी सोच सकता हूँ, आज मैं 31 मार्च को खड़ा हूँ इधर, और पैसा आएगा 1 जनवरी 2023 को, अगले साल, ये 22 है, तो अभी तो पैसा 23 में आएगा। तो जब 23 में आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास रिडम्पशन करने के लिए अभी पैसा होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के देखते हैं हमारे पास कितना पैसा आता है। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें डायरेक्ट एंट्री करनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब आ रही है, तो अपन को अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000, और एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 20 रुपये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पहले करनी पड़ेगी हमें। ऊपर देखो आपके प्रेफरेंस शेयर 70 रुपये ही पेडअप है। प्रेफरेंस शेयर में पेडअप कितना है? 70, तो फुली पेडअप नहीं है। तो मैंने आप लोगों को जो कंडीशन पढ़ाई थी उसमें बोला था पहले शेयर्स फुली पेडअप होने चाहिए। फुली पेडअप मतलब जब तक आपने ही मुझे 70 रुपये दिए हैं तो मैं आपको 100 रुपये कैसे दूंगा? आपसे पहले मुझे 30 रुपये मंगाने पड़ेंगे। एक बार इस क्वेश्चन के लास्ट तक पढ़ो, इसमें बोला था क्या फाइनल कॉल मंगाने को? मेरे से लाइन रह तो नहीं गई? पढ़ो। हाँ, इसमें ये बोला था कि सेक्शन 55 फुलफिल होगा, और जब सेक्शन 55 की कंडीशन दी तो उसमें से एक कंडीशन ये भी थी, एक तो CRR बनाना फलाना निमकड़ा, और एक ये थी कि शेयर फुली पेडअप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिंपल भाषा में समझो, तुम लोगों ने मुझे 100 रुपये पूरे नहीं दिए तो मैं तुम्हें 100 रुपये क्यों दूंगा? मैं तुम्हें 100 रुपये तभी दूंगा जब तुम मुझे 100 रुपये दोगे। तो ये शेयर में अभी फाइनल कॉल नहीं मंगाई है पहले से, तो आप लोगों को पहले फाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी। तो ये एंट्री से पहले आपको फाइनल कॉल की एंट्री करनी जरूरी है, क्योंकि शेयर 70 रुपये का ही है। फाइनल कॉल मंगाओ। कॉल मंगाने की एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पहले क्या होती है? ड्यू होती है, और उसके बाद क्या होती है? रिसीव होती है। कितने की फाइनल कॉल है? कितने फाइनल कॉल है? शेयर कितने? शेयर 50,000, और कॉल 30 रुपये की है। 50,000 इंटू 30, 15 लाख। यहाँ भी कितने आएंगे? यहाँ भी कितने आएंगे? और यहाँ भी कितने आएंगे? 15 लाख। अब मेरी बात सुनो, शेयर 70 रुपये का कॉल था, अब 30 और आ गए तो पूरे 50 रुपये, पूरे 100 रुपये आ गए। हमारे पास 50,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का है। 50,000 इंटू 100 पूरे आ गए मेरे पास 50 लाख। कितने आ गए? नेक्स्ट, ये पहली 2 एंट्री हो गई। कॉल मंगानी थी, कॉल आ गई। अब फॉरफिट करूँ, अरे रिडीम करूँगा, सॉरी रिडीम करने से पहले इशू करूँगा। कितने शेयर इशू करने हैं मुझे? 50,000। ये नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं। इक्विटी शेयर इशू करूँगा, एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने शेयर है? 50,000। एप्लीकेशन कितने का है? 20 का। 50 इंटू 20 कितने होंगे? 10 लाख। यहाँ भी कितने होंगे? 10 लाख। अब अलॉटमेंट मंगाऊंगा, सॉरी पहले इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है। अर्शी क्लियर है? एप्लीकेशन आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ये वो चीज़ है कि शेयर एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है फिर ट्रांसफ़र होती है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है, कॉल पहले ड्यू होती है। ये कॉल पहले ड्यू हुई फिर रिसीव हुई, इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था। चलो अब अलॉटमेंट को क्या करो? पहले ड्यू करो। तो ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है
देखो अलॉटमेंट कितने का है, 30 रुपये का, 35 रुपये का। 35 रुपये में प्रीमियम कितनी है, 5 है 10 है? नहीं, वैसे प्रीमियम तो ऊपर जो प्रीमियम है वो कितनी है, वो तो 10 है। तो यहाँ पे भी 35 में 10 रुपये की, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ देखो प्रीमियम में हमारे पास कितने हैं, 10 है। अब देखो 50,000 शेयर है, शेयर गिवन है हमें, 50,000 इंटू 10 रुपये की प्रीमियम में तो कितने आएंगे, 5 लाख। और 25 रुपये शेयर कैपिटल में डालो, 50,000 इंटू 25, 12 लाख। और दोनों को प्लस करेंगे 17,50,000। अब ये अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ आएंगे 17,50,000, 17,50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। शेयर इशू करे, एप्लीकेशन का पैसा पहले ड्यू करा फिर रिसीव करा, अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करा, अरे एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव करा, ठीक है, और अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करा और फिर रिसीव करा। ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो हम 12 से खेल ही रहे हैं। नई चीज़ क्या थी ये कि हमने कॉल पहले मंगाई। सर अभी तक पिछले क्वेश्चनों में ये क्यों नहीं करा, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए वो फुली पेड अप थे। क्या थे, ये अभी मेरी भी नज़र नहीं गई थी, ठीक है, तो याद रख लेना ये पार्टली पेड अप थे। तो पहले अभी ये बोल देता ना फाइनल कॉल मंगानी है तो हम लोग एंट्री कर देते हैं, लेकिन इसने क्या बोल दिया घुमा फिरा कर कि सेक्शन 55 पूरा करना। 55 में क्या लिखा हुआ है कि शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। तो हमने इसको पहले फुली पेड बनाया है। क्या करें, अब रिडम्पशन करूँ मैं। अब रिडम्पशन करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो वर्किंग नोट 1, ये देखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, कितना रिडम्पशन करना है मुझे। ऊपर देखो कितने प्रेफरेंस शेयर है, 50,000, और एक कितने का है, सुनो बच्चों, वैसे तो 70 का था लेकिन 30 रुपये में मंगा चुका हूँ तो अब पूरे 100 का है। तो 50,000 इंटू 100 करूँ तो कितना आता है, तो मुझे रिडम्पशन कितने का करना है। अब रूल ये है कि जितना रिडम्पशन में शेयर्स में से करूँगा उसके लिए CRR नहीं बनेगा, और जो रिडम्पशन में रिजर्व में से करूँगा उसके लिए CRR बनेगा। अब यहाँ देखो, ये तो मैंने कौन मंगाई है, मैंने शेयर इशू करे यहाँ पर, ये एप्लीकेशन का अकाउंट खोला, एप्लीकेशन का अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। तो मेरे कैपिटल में कितने पैसे गए थे, 10 लाख। फिर अलॉटमेंट का अकाउंट खोला, अलॉटमेंट का अकाउंट बंद हुआ। यहाँ मेरे कैपिटल में कितने गए थे, अभी कॉल बाकी है, लेकिन वो कॉल वो कब मंगाएगा, 1 जनवरी 2023। मैं कहाँ खड़ा हूँ, 31 मार्च 22। तो मैं अगले साल की कैसे अभी एंट्री कर सकता हूँ, अगले साल जब कॉल मंगाएंगे तब मंगाएंगे, अभी तो नहीं मंगाई ना। तो अभी मैंने कॉल जो नहीं मंगाई है उसके अलावा कैपिटल में इतना गया है 10 और 12.5, तो लेस कर दो जो पैसा शेयर इशू करके आ गया, कितना, 10 लाख प्लस 12.5 लाख, तो ये हो गया 22,50,000। ये पैसा मुझे रिजर्व में से लेना पड़ेगा। किस में से लेना पड़ेगा, और ये पैसा अगर मैं, ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, ये पैसा मैं रिजर्व में से लूँगा तो CRR बनूंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि बस इतने रिजर्व है भी कि नहीं। पुराने जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो देखो, SPR तो रिजर्व होता नहीं है, CRR में इनके पास पैसे, CRR भी लेंगे नहीं, CRR में तो डालना है उल्टा पैसा। जनरल रिजर्व में इनके पास पैसा है, कितना है, एक सुर में बोलो, क्या जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, SPR फ्री रिजर्व है, CRR फ्री रिजर्व है, सिर्फ एक ही फ्री रिजर्व है जनरल। P&L फ्री रिजर्व है, लेकिन जब जनरल रिजर्व में पैसा है तो P&L की तरफ देखना ही नहीं है, तो जनरल रिजर्व में से ले लो पैसा। लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कितने पैसे, 27,50,000। 27 लाख, देखो इसे CRR से लिया होगा, लिया है क्या, 7 एंट्री हो गई, लेकिन अभी तक भी मेन एंट्री नहीं हुई। ये मगजमारी कर क्यों रहा हूँ मैं, रिडम्पशन करने के लिए। तो अब रिडम्पशन करो, रिडम्पशन करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक मिनट देखो रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है क्या, 5%। यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। मुझे रिडम्पशन करना है 50 लाख का, ये रहा, कितने का, 50 लाख, और प्रीमियम है 5%, तो 50 लाख का 5% कितना होता है, 2.5 लाख।
तो अब यहाँ कितने आएंगे 52,50,000। यहाँ भी कितने आएंगे, यहाँ भी कितने आएंगे, ये हो गया और अब ये प्रीमियम के अकाउंट को राइट ऑफ कर दो। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना हो गया 2.5 लाख। कितना हो गया चेक करिएगा। P&L था इनके पास, हाँ तो तुम भी जनरल रिजर्व से ही करो। अगर P&L ना हो तो जनरल रिजर्व में से करो। P&L खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए P&L, और जनरल रिजर्व इटसेल्फ इज अ P&L। जनरल रिजर्व का याद है क्या मतलब होता है, आप ये एंट्री करते हो P&L टू जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व बनता ही किस में से है, P&L में से बनता है। P&L में हर साल पैसा होता है तो हम क्या बनाते हैं, जनरल रिजर्व बनाते हैं। जैसे आज मान लो इस कोचिंग में हमने 15 लाख रुपए कमाए, तो मैंने मुर्साब दिल्ली से कहा यार 4-4 लाख रुपए तीनों ले लेते हैं, 12 लाख हो जाएंगे, 3 लाख रुपए बचा लेते हैं। तो 15 लाख में से हम तीनों ने 4-4 लाख ले लिए और 3 लाख रुपए हमने किस में डाल दिए, जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व इटसेल्फ इज अ P&L। ये एक बुकिश एंट्री है जिसमें हमने P&L का पैसा लेके किस में डाल दिया, लेकिन जनरल रिजर्व होता ही P&L, क्योंकि वो बनता ही किससे है, P&L से बनता है। ठीक है, इसका फोटो लेना हो ले लो। ये वाली चीज़ याद रखना, बस ये वाली चीज़ हो गया। चलो अब इधर देखो, चैप्टर खत्म होने वाला है, आखिरी के 2 क्वेश्चन है। एक बार फिर आपको एकदम क्लैरिटी से बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में पहचान करना सीख लो। आंसर देख के अपने कंसेप्ट मत बनाओ। पहचान क्या है, 3 क्वेश्चन में या तो ये बोल दे कि कितने के शेयर इशू करने हैं, कितना रिजर्व में से लेना है, वो मेथड 1 हो गया हमारे लिए। मेथड 2, अगर ये क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि कितने के शेयर इशू करने हैं, कितना रिजर्व में से लेना है, तो ये बोल रहा है कि बैंक को बेस बना दो कि बैंक में कम से कम इतने छोड़ने पड़ेंगे, बैंक में इतना पैसा है, ये है, तो बैंक को बेस बनाना है। अभी इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने बोला बैंक, तो इसमें तो ऐसी कुछ बात ही नहीं बोली थी। इसमें तो क्या बोला बस कि 50,000 शेयर हमें इशू करने, क्लियर था। फिर थर्ड वाले केस में क्या बोलेगा कि भैया आप मिनिमम पैसा शेयर इशू करके लोगे, मैक्सिमम पैसा रिजर्व में से लोगे। मतलब अगर रिजर्व अवेलेबल होगा तो पहले रिडम्पशन किस में से करेंगे, रिजर्व में से। तो फिर वो किसको बेस बनाने की बोल रहा है, बस 3 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, और कितनी एंट्री होंगी वो डिपेंड करेगा कौन सा मेथड है। 2 एंट्री तो लेकिन होगी ही होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। और प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और वो प्रीमियम P&L से राइट ऑफ हो जाएगा। इस चैप्टर में P&L से ही प्रीमियम राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ, क्योंकि इसने मना कर दिया है। वैसे प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज होता है, एकदम लॉ और अकाउंट्स को एकदम मिक्स करके आपको सारी चीज बता रहा हूँ, याद रखो बस उसे। ठीक है, ये चैप्टर नॉर्मली कोई सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाएगा ना बच्चों, तो वो एंट्री से एक कदम भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उतना डीप जाएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसमें बार बार रेफरेंस किसका आ रहा है, सेक्शन 55। ये पूरी फॉर्मेलिटी किसकी वजह से हुई है, CRR क्यों बन रहा है, क्या रीजन है, अभी तुमने पूछा तो मैंने डे 1 पे पहले शुरू ही ऐसे किया था कि CRR क्यों बन रहा है। ये पैसा सोचो लॉजिकली, कल अगर कोई डिविडेंड मांगने आएगा और मेरे जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं कहूंगा कि मैंने तो 50 लाख में से 20 लाख का क्या कर दिया था, रिडम्पशन कर दिया था, तो रिडम्पशन में तो जनरल रिजर्व का नाम ही नहीं आया था। रिडम्पशन की तो ये एंट्री थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो वो कैसे मानेगा कि आपके पास जनरल रिजर्व में 50 लाख नहीं है। तो आप उसे बता रहे हो, देख भाई जनरल रिजर्व में तो 30 ही है, ये 20 किस में पड़े हुए हैं, CRR में। और ऐसा करने के लिए मुझे सेक्शन 55 ही बोलता है कि आप जब भी रिजर्व में से रिडम्पशन करो तो पैसा किस में डाल दो, ताकि वो फ्री रिजर्व से कैपिटल रिजर्व बन जाए। बोलो, एक बार वो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो कल अगर वो लोग मुझसे शेयर होल्डर डिविडेंड मांगेंगे तो मैं उन्हें ये कहने का रहूंगा कि आई डोंट हैव 50 लाख, आई हैव ओनली एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मान लो मैं ये 20 लाख का रिडम्पशन, ये 20 लाख का रिडम्पशन पूरे इक्विटी शेयर इशू कर दूं, तो 20 आए 20 चले गए, तो रिजर्व को छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर CRR क्यों बनाओ। फिर तो मैंने क्या करा, 20 लाख के नए शेयर इशू करे
मेरे पास 20 लाख आए और उन 20 लाख में से मैंने रिडम्पशन कर दिया, तो मैंने तो रिजर्व को छेड़ा ही नहीं, तो फिर आप CRR क्यों बना रहे हो? इसलिए सेक्शन 55 कहता है कि रिजर्व में से करो तो CRR बनाओ, नए शेयर इशू करो तो CRR मत बनाओ, क्योंकि नए शेयर इशू कर में तो तुमने क्या करा, एक लाइबिलिटी को चुकाने के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करी। क्या करा तुमने? चक्री घुमा दी। एक नए शेयर 20 लाख इशू कर दिए, इनको बोला तुम्हें 5 साल बाद दूंगा, और वो 20 लाख में से 8 रिडम्पशन कर दिया, तो एक लाइबिलिटी कम हो गई और एक लाइबिलिटी दोबारा। सिंपल है, तो यहाँ CRR की जरूरत नहीं है। हाँ, समझे? ये चैप्टर है पूरा जो मैं आज बता रहा हूँ। कभी रिवीजन पर्पज से देख रहा हूँ तो आज का वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर हो गया। चलो और क्वेश्चन देखो 10th विद द वीडियो, सॉरी विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 की हेल्प से आपको फर्दर अज्यूम करना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अंडरलाइन करो, जो 2000 शेयर्स होल्ड करते थे उन्होंने हमें फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो कॉल सी नरियर है ये। अब आपको बताना है क्या करना पड़ेगा। देख लो भाई, एक बात बोलो मुझे, जब कोई कॉल पे नहीं करता, फिर याद ही होगा तुम्हें, तो क्या मुझे पहले से पता होता है? नहीं पता होता, तो ड्यू की एंट्री में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में देखो प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 50,000 थे, और है ना फाइनल कॉल 30 की थी, और 50,000 इंटू 30 कितने होंगे? 15 लाख। तो ड्यू तो कितने से होगा? 15 लाख से। प्लीज़ बोर्ड पे देखना, प्लीज़ बोर्ड पे, प्लीज़ बोर्ड पे। अब जब मैं बैंक की एंट्री करूँगा तो क्या करूँगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, यही करूँगा। लेकिन एक बंदा पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा तो क्या खुल जाएगा? कॉल इन अरियर। कॉल इन खुलेगा ही। अब कॉल इन अरियर कैसे खुलेगा? कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? देखो 2000 लोगों ने, और कितने रुपए नहीं दिए? 30 रुपये नहीं दिए। तो 2000 इंटू 30 करोगे कितने? 60। फाइनल कॉल कितने से खुला है? 15 लाख से। 15 लाख में से 60 गए, कितने हुए? 14,40,000। बैंक में 14,40,000 जाएंगे। तो आगे पढ़ो क्या बोला है इससे? इससे बोला है आपको फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एजेंडरी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट शेयर्स इन डिफॉल्ट आर फॉरफिटेड, जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनके शेयर हमने क्या कर लिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसमें इशू ऑफ शेयर का और रिडम्पशन का तड़का लगा दिया इसने। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर भी आ गया, और क्या आ गया? रिडम्पशन भी आ गया। यहाँ देखो सामने देखना, हरदीप पुरी नॉर्मल 4 फीचर की एंट्री बता क्या होती है? जो नहीं मिला है उसको डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट नहीं मिला तो ये तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो 2 शेयर फाइनल कॉल। तो 2 का मतलब तू क्रेडिट कर रहा है कि डेबिट कर रहा है? चलो 4 फीचर की एंट्री होती है, जो शेयर में पैसा नहीं आया उनको हम जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर को जब्त करेंगे। जब्त करेंगे तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये शेयर जब्त हो गए, प्रेफरेंस शेयर जब्त हो गए। प्लीज़ बराबर ले। अब जो पैसा नया, अभी हरदीप ने कहा जो पैसे नहीं आएंगे वो नीचे आएंगे, फाइनल कॉल नहीं है तो फाइनल कॉल। लेकिन फाइनल कॉल में हमने कॉल इन अरियर खोला है, तो 2 चीज़ें होती है। अगर हमने उधर कॉल इन अरियर नहीं खोला है तो यहाँ फाइनल कॉल आएगा, और उधर कॉल इन अरियर खोला है तो यहाँ कॉल इन अरियर आएगा। तो ये कॉल इन अरियर खुला था तो यहाँ लिख दो 2 कॉल इन अरियर, और जो पैसे आ चुके हैं 2 शेयर फॉरफीचर किस में चले जाएंगे? फॉरफीचर। अब मैंने कितने फॉरफिट करे हैं? 2। एक शेयर कितने का? 100 का। कैपिटल में तो पूरे 100 रुपये जाएंगे, तो 2000 इंटू 100 कितने होंगे? 2 लाख। कॉल इन अरियर 60 से खुला है, बंद भी कितने से होगा? तो फॉरफीचर में कितने चले जाएंगे? 140। ठीक है, ये फ़र्क आएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन इसने वापस करा है तो वो सेम रहेगा। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना। सामने देखो 50,000 शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर 50 थे, उसमें से 2 मैंने फॉरफिट कर लिए, वापस ले लिए। तो अब मेरी कैपिटल में बचे ही कितने हैं? तो रिडम्पशन भी कितने का होगा?
तो पहले मैंने 50 इंटू 100 करे थे 50 लाख, अब क्या करूंगा 48 इंटू 100 कितने आएंगे 48 लाख। और पहले उसमें प्रीमियम था 5%, अभी इस पे भी 5% प्रीमियम होगा, तो 2,40,000। रिडम्पशन करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री हो रही होगी, लेकिन 48 लाख से हो रही होगी, देख लो नीचे देख लो, दिख गई 48 लाख, 240, 50 लाख और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कर लो, टिक कर लो, हो गई है। 48 लाख कैसे आया समझ में आया? एक बार फिर सुन लो, क्या जा रहा है हमारा 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे, उसमें से 2,000 मैंने क्या कर लिए फोरफीट मतलब वापस ले लिए। अब अगर मैंने वो शेयर ही वापस ले लिए तो क्या उनका रिडम्पशन करूंगा मैं? वो तो वापस ही आ गए, मेरे पास ही आ गए वो शेयर अब एग्जिस्ट ही। तो अब कितने शेयर बचे 48, और एक कितने का था 100 का, तो कितने हुए 48 साल। प्रीमियम पे करना था तो प्रीमियम कितना हुआ 5%, दोनों को प्लस करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। देखो नीचे हो रही है। अब एक बात और सुन लो मेरी, एक बात और सुन लो। आपने अभी जो क्वेश्चन मैंने करा था तो मैंने यहाँ पे लिए थे 50 लाख, अब मैं कितने लूँगा 48 लाख। और मैंने देखा था कि कितने मेरे पास शेयर इशू करके आ गए, तो उसमें उस क्वेश्चन में मेरे पास शेयर इशू करके आए थे एप्लीकेशन पे, तो आए थे 20 आए थे एप्लीकेशन पे, या 10 आए थे। रुपए बोल रहा हूँ, रुपए पर शेयर कितना आया था 20 रुपये आया था, तो 10 लाख आए थे। 10 लाख कितने आए थे 10 लाख। देख लो एक बार पीछे। और अलॉटमेंट में कितने आए थे मेरे पास, प्रीमियम हटा के बता दो, तो अलॉटमेंट में कितने आए थे, तो मेरे पास 10 और 12.5 कितने आ गए, तो 22.5 शेयर इशू करके आ गए। तो अब कितने बचे 25.5, कितने बचे? तो एक सुर में बोलो, ये पैसा कहाँ से लूंगा मैं, बोलो अभी भी याद नहीं क्या भाई, बोलो ना रिजर्व में से लूँगा, रिजर्व में से। और ये पैसा अगर रिजर्व में से लूँगा तो CRR बनेगा, तो देखो 25 लाख का CRR बन रहा होगा, बन रहा है। और पिछले क्वेश्चन में 27 लाख का बन रहा था शायद, देखो 27.5 का, कितने का बन रहा था, अभी 25.5 का बन रहा है। 2 लाख का फर्क किसका है, इसका, क्योंकि पहले रिडम्पशन कितने का हो रहा था 50 का, अब रिडम्पशन कितने का हो रहा है 48। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे ही बढ़िया है। तो चैप्टर ही ऐसा है 1-1.5 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाए, और इसी में से आएगा पूरा पेपर, मतलब जो क्वेश्चन आया वो इसी क्वेश्चनों में से आएगा। इसके अनसोल्ड भी मैं करा रहा हूँ आपको, पीछे टर्न करो, एक ही नहीं गरीबी, चलो देखो अनसोल्ड देखो, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है अभी, जो बताता हूँ वो कौन सी याद रह जाती है तुम्हें, बोला तूने, मैंने सबसे पूछा कि एक को तो याद होगा। तूने क्या सोचा, कोई तो बता देगा यूं, हाँ पटेल। वो जब एक भी नहीं बताता ना तो मेरा पारा इतना गर्म हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, खून भर दूं मैं तुम लोगों का। बताऊंगा अभी वीडियो में फालतू लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोर द फॉलोइंग बैलेंस। 30,000 इक्विटी शेयर है, एक 30 का है, हमारे पास कितने शेयर्स है 30,000, और एक कितने का है 10 का। नेक्स्ट हमारे पास 18,000 प्रेफरेंस शेयर है, वो भी 10 का है, और अंडरलाइन कर लो ईच फुली पेड है। 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, और एक कितने का है 10 का, 100 का, ये भी 10 का है। याद रखना इक्विटी शेयर भी 10 का है और प्रेफरेंस शेयर भी 10 का है। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, अच्छा 2 है, ओके, ये 4,000 है, 4,000 10%, वो 12 वाले हैं। ये कौन से वाले हैं, लिख देता हूँ भाई, ये कौन से वाले हैं, और एक 4,000 10% वाले भी है हमारे पास, ये भी कितने के हैं 10 के, लेकिन पेडअप कितने हैं 8 पेडअप है, मतलब ये फुली पेडअप नहीं है। हमारे पास रिजर्व में क्या है, P&L में 80 है, जनरल रिजर्व में 120 है। P&L में कितना पैसा है हमारे पास 80, और जनरल रिजर्व में कितना है हमारे पास 120, और
SPR में हमारे पास कितना है 15 है, और कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 21 है। कैपिटल रिजर्व में भी हमारे पास पैसा है, कितना है 21 है। फिर टर्न करेंगे। नेक्स्ट, फॉर रिडम्पशन, अंडरलाइन करो। रिडम्पशन करने के लिए फॉर रिडम्पशन हमने 3000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एक 10 रुपए का, एक कितने का 10 रुपए का, और उसमें प्रीमियम कितनी है 10%। प्रीमियम कितनी है 10%। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 2 रुपीज़ पर शेयर। क्या है 2 रुपीस पर शेयर। नेक्स्ट, the whereabouts of the holder of 100 shares of 10 each fully paid are not known। अंडरलाइन कर लो। whereabout, ये नया वर्ड लाया whereabout। whereabout मतलब 100 शेयर ऐसे हैं जो लापता हो चुके हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। मतलब whereabout of 100 shares are not known and they are fully paid। मतलब वो 100 शेयर हमें 10 रुपये पूरे दे चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ है, गुमशुदा है वो। ठीक है, आप विशेष टिप्पणी करना चाहोगे कि इन 100 लोगों का क्या करूं, मैं रिडम्पशन करूं कि ना करूं? पता ही नहीं है। फिर हाँ, पैसे आ गए ना, लेकिन अब रिडम्पशन करना है मुझे, तो करूं कि ना करूं? पैसे तो आ गए उनके, वो बोला है पैसे तो आ गए। प्रेफरेंस शेयर वही कह रहा है ना, वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर इज नॉट नोन। कहाँ है, कुछ नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, अब इस पर भी कंपनी लोगों की कुछ गाइडलाइन लगेगी, बताऊंगा अभी, रुक जाओ, आगे बढ़ो। बोनस शेयर, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये चैप्टर इन्होंने यहाँ डाल के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। बेवकूफ़ी इन दी सेंस, चैप्टर तो इजी है ये, लेकिन इसमें जो बार बार लॉ का तड़का लग जाता है ना, और मुझे फिर फ्लैशबैक में लॉ भी पढ़ानी पड़ती है। अब और जो भी इंडिया में टीचर होंगे उनको भी ये प्रॉब्लम। ये इंटर में बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि कंपनी लॉ तुम कहाँ पढ़ते हो इंटर में, तो आराम से कोरिलेट कर पाते हैं कि कंपनी लॉ में ये पढ़ा हुआ है और उसी वजह से अकाउंट्स में ये है। लेकिन जब तक कंपनी लॉ नहीं पढ़ते तब तक ये प्रोविजन को समझना कोशिश तो करिए मैंने पूरी, कि मैं आपको बिल्कुल कंपनी लॉ में भी जो लिखा हुआ है हाथ के हाथ बता दूँ जो चीज़ें हैं। बट स्टिल एक बार उसे बुक से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। सेम ऐसे ही बोनस में भी आया, राइट में भी आया। मैंने आप लोगों को वैल्यू ऑफ राइट निकालना सिखाया, कम राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, वो सब वहीं पे लिखा हुआ है। बोनस की कंडीशन आपको याद कराई थी कि बोनस देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, याद है अभी तक? डेब्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री रिजर्व में से दोगे, और आर्टिकल द्वारा ऑथोराइज होने चाहिए। चलो खैर, नेक्स्ट हमने बोनस भी दिया है, अंडरलाइन करो कितना बोनस दिया है, 2 शेयर फॉर एवरी 5, अंडरलाइन कर लो, 5 के बदले में 2। कितने बोनस दिए हैं? 5 के बदले में 2। अब हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये जो मैंने अभी इक्विटी शेयर इशू किए हैं ना रिडम्पशन के लिए, ये तो अभी इशू किए हैं, तो ये बोनस के लिए एलिजिबल, मतलब इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शुरू करें। अब यहाँ देखो, मेरे पास पहले ये 18,000 डिबेंचर है, बिल्कुल क्लियर वाले, इनका रिडम्पशन तो इजीली हो जाएगा। ये इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है। ये प्रेफरेंस शेयर है, 10 के है लेकिन 8 पेड अप है, ये फुली पेड अप नहीं है। तो अब नहीं, अब इसमें 2 बातें होंगी। या तो मैं ये मानूं कि सेक्शन 55 को कंप्लाई किया है, तो पहले 2 रुपये मंगाओ, इन्हें फुली पेड अप बनाओ, फिर रिडीम करो। या ये मान लो कि ये अभी तक फुली पेड नहीं है, तो इनका रिडम्पशन अभी ड्यू नहीं हुआ है, इनका रिडम्पशन आगे के सालों में होगा। दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। पिछले में क्यों नहीं बोला सर आपने ये? इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ था सेक्शन 55 हैव बीन कंप्लाइड। यहाँ ऐसी कोई लाइन पढ़ लो, मेरे से चूक गई हो तो, शायद तो नहीं आई। इसमें ऐसी कोई लाइन थी सेक्शन 55 की? पीछे भी देख लो, आगे भी देख लो, नहीं लिखी हुई। तो अगर हम ये माने कि रिडीम जो हुआ है वो अभी सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब जो फुली पेड है उनका तो रिडम्पशन होगा,
लेकिन जो पार्टली पेड है उनका रिडम्पशन ठीक है। दोनों में से कुछ भी assumption ले सकता हूँ मैं, लेकिन नीचे नोट डाल के आना, अगर मैं इनका रिडम्पशन कर रहा हूँ तो फिर मैं इसका कॉल मंगाऊंगा, और इनका रिडम्पशन नहीं कर रहा हूँ तो इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे बस ये लिख के आना है these shares are not fully paid up, so they are not redeemable as per section 55। इनका रिडम्पशन कब होगा? कॉल मंगवाने के बाद, ठीक है। अभी आंसर इनके अकॉर्डिंग चले तो ये 2 देंगे या 1 देंगे, मुझे लगता नहीं है, तो 1 ही देंगे, उसी में है। इसने 1 को ही करा है तो भैया तुम 1 को ही करना है। और वैसे भी मुझे लग ही रहा था इसमें 55 वाली बात नहीं लिखी हुई है, तो ये यही मानेगा कि ये शेयर अभी फुली पेड अप नहीं है, तो इनका रिडम्पशन। और वैसे भी इसमें 2 शेयर थे हमारे पास, एक फुली पेड अप थे और एक पार्टली। अगर मेरा ये मानना है यहाँ पे सिर्फ 1 ही शेयर होते, सुन लो, तुम में से कोई ना कोई ये डाउट पूछेगा ही सही, अगर 1 ही शेयर होते, ये ना होते, और मैं ये मानता इसका भी रिडम्पशन नहीं होगा क्योंकि ये फुली पेड नहीं है, तो क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ता, फिर तो खत्म। मतलब यहाँ तो 2 है, तो मैं ये मान रहा हूँ चलो 1 का रिडम्पशन कर दूँ, 1 का ना करूँ। अगर 1 ही होता और वो भी फुली पेड ना होता, और मैं ये मानता कि मैं उसका भी रिडम्पशन नहीं कर रहा, तो फिर तो क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ता, तो गलत असम्पशन हो जाती। तो वहाँ पे तो मैं फिर कॉल मंगाता और उनका भी रिडम्पशन करता। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन क्योंकि यहाँ 2 है तो ऐसी कोई दिक्कत, इसने 1 का कर दिया। चलो 1 मिनट मेरी तरफ देखो, ये नए शेयर इशू करेगा 3000, कितने करेगा? और 1 कितने में देगा? तो भैया 3000 को अगर मैं 10 से करूँ, प्रीमियम तो लेते ही नहीं है, तो 30,000, और मुझे रिडम्पशन करना है 18,000 इंटू 10, कितने का? 1,80,000। अब 1,80,000 में से 30,000 अगर मैं इक्विटी शेयर से लूँगा तो 1.5 लाख मुझे कहाँ से लेने पड़ेंगे? रिजर्व में से। तो देखो मेरे पास रिजर्व में पैसे हैं, 1,20 तो इधर है और 80 इधर है मेरे पास रिजर्व में पैसा। तो हम लोग रिजर्व में से क्या बनाएंगे? CR। क्या बनाएंगे? CR। क्लियर है? चलो करो, पहली एंट्री करो रिडम्पशन करने की। नंबर 1 रिडम्पशन करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने शेयर है? 18 इंटू 10, 1,80,000। प्रीमियम 2 रुपये की, 18 इंटू 2 36, दोनों को प्लस करो, 2,16,000। 2,16,000। और यहाँ पेमेंट भी कितने की करेंगे? 2,16,000। देखो पहले चेक कर लो पेमेंट की एंट्री हो रही होगी। आ रहा हूँ ना, अभी तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें, उसका रूल तो तुमसे पूछा मैंने, बताया कहाँ अभी? तुमने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी ना, मेरे को करनी बाकी है अभी। रुक जाओ, आता हूँ उसके ऊपर भी। चलो सुन लो, देखो मेरी बात सुनो। इसमें भी एक सेक्शन है 123 जिसमें लिखा हुआ है, नहीं 127, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू हो जाए और वो पता ना हो, या फिर उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड ड्यू हो जाए और उनका पता ना हो, तो वो पैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में एक शेड्यूल बैंक में कंपनी को जमा कराने हैं। कंपनी वो पैसे अपने पास नहीं रख सकती और वो पैसा उसी अकाउंट में बना रहेगा। अब फिर ये लॉ है, सुन ले भाई, वो अकाउंट खुलाना पड़ेगा शेड्यूल बैंक में। सारे आपके शेड्यूल बैंक ही होते हैं, ICICI, एक्सेस वैक्सेस। वहाँ पे एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट करके एक अकाउंट खुलता है, वो कराओ और सारा पैसा वहाँ पे जमा करा दो, अपने पास मत रखो। आप तो पेमेंट कर दो 2 बैंक करके पूरा। फिर अब हम ये 2 बैंक में यही मानेंगे कि 2,16 में से मान लो 2,10 तो इधर गए, 6 उधर गए। आप कहीं भी गए, हमारी जेब से तो गया ना पैसा, तो 2 बैंक। अब वो पैसा जो वहाँ पड़ा रहेगा, इसके आगे की बात बता रहा हूँ, तो कंपनी को अपनी वेबसाइट पे ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनका पैसा हमने वहाँ डाला है, क्योंकि वो हमें पता नहीं था वो कहाँ है, तो हमने तो वहाँ डाल दिया। तो वेबसाइट पे उनका नेम और जितनी भी डिटेल हमें उनके बारे में पता है कि उनके कितने शेयर हैं, क्या है, ये हमें वेबसाइट पे पब्लिश करना है। और अगर वो पैसा उस अकाउंट में पड़ा रहा
पड़ा रहा 7 साल तक और कोई लेने नहीं आया, तो वो पैसा 7 साल बाद आफ्टर 7 इयर्स एक अकाउंट में चला जाएगा जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF। और वो पैसा सरकारी खजाने में चला गया। तो मतलब जिसका भी ये पैसा है उसको क्लेम करने के लिए कितने साल है? 7 साल तक अगर वो तपस्या करता रहा, इधर उधर मन मुरा गया, तो वो पैसा फिर जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार है, जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार है, वो पैसा फिर कौन ले लेगी? लेकिन कंपनी अपने पास नहीं रख सकती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो आप सब ने कहा मैक्सिमम बच्चों ने कि नहीं देंगे, कंपनी अपने पास रखेगी, वो गलत है। कृष्ण ने सही बोला, आपने उनसे पैसे तो ले लिए ना पूरे 100, अब देने की बारी आई तो वो मिल नहीं रहे, ये कौन सी बात है? देखो उसे कहीं पर भी आप अपने पास नहीं रख सकते, आपके लिए वो पैसा हराम है। क्या है? आपके लिए वो पैसा चोरी है। क्या है? आपको तो जहाँ देना हो दे दो, जिसको लेना होगा वो लेने आ जाएगा, नहीं आएगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा? आइए अब ये फिर ये जितनी भी रामायण मैंने गाई ये अकाउंट्स की नहीं है, ये सब फिर कहाँ लिखी हुई है? लॉ में। बोलो, तुम्हें कोई मगजमारी करनी ही नहीं है। पेमेंट करना कौन सी मगजमारी होती है? सुन, पेमेंट करना कोई मगजमारी नहीं है। मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ऐसे ही शेड्यूल बैंक में डालूंगा, और वैसे भी ये पैसा जो तुम्हें दे रहा हूँ वो भी बैंक के थ्रू ही दूंगा मैं, तो बस आपको बैंक में डाल देना है वो पैसा। बैंक में ही तो कराया ये। कौन सा शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक नहीं बना रहे हम, बैंक थोड़ी बनाए हैं, बैंक में अकाउंट खुला रहे हैं। बैंक में अकाउंट खुलाना कोई बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है। ये डिविडेंड वाली प्रॉब्लम तुम्हें हर साल ही आएगी, कोई ना कोई आएगा जो डिविडेंड क्लेम नहीं करेगा। कंपनीज एक्ट में लिखा है आपको 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिक्लेयर करने के। तो आज आपने डिक्लेयर करा, 30 दिन में वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाना चाहिए। अब अगर वो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो पेनल्टी आप पे लग जाएगी, इसलिए हमें तो अपने अकाउंट से पैसा हटाना है 30 दिन में, ठीक है। और इसमें कोई इतनी मगजमारी नहीं है, ये हर कंपनी करती है। हाँ तो कर रहे हैं ना हम, मगजमारी जैसा कुछ है ही नहीं। शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलाना कोई मगजमारी नहीं है। बैंकों कंपनियों के हज़ारों अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट खुला हुआ है, आपको बस पैसा उस अकाउंट में डालना है। ये देखते हुए तू इसको ऐसे समझ कि आज तू एक बात बता मुझे, तूने बात पक्कर करी ना, तूने हम सबसे पैसे ले रखे थे, अब हम सब टाइम पे अपना पैसा लेने आ गए, मैं नहीं आया, तो 10,000 तेरे पास पड़े हुए हैं। तो मगजमारी तो ये है कि तू 10,000 अपने पास रखे, रादर देन कि भैया तू नहीं आया तो मैंने तो इस अकाउंट में डाल दिया, अब तू उधर से जाके ले ले, ये तो और सही है। तो जितने भी लोग तुमसे नहीं ले रहे हैं टाइम पे पैसा, तुम सब उसमें डाल दो अकाउंट में, जिसका है वो आके लेता रहेगा। ये तो बहुत सही प्रोविज़न है। और अगर ये ना होता तो फिर वो पैसे की हकदार कंपनी बन जाती, वो तो और गलत है कि तुम लोग पैसे लेने नहीं आ रहे हो तो सारा पैसा किसका हो गया? कंपनी का। क्यों हो? उस पर डायरेक्टर राज करेंगे फिर। लो भाई आ गया हो आपके, देखो ये 17,900 रुपये इसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाले, और यहाँ पे इसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर में वो 100 अकाउंट 100 शेयर थे, कितना रुपया था उसके ऊपर? अरे 100 ही थे ना, ठीक है, इंटू 10 करो, कितना होगा तुम्हारा? 1,000 रुपये, ठीक है, और 2 रुपये प्रीमियम के, तो कितने हो गए वो? 1200 रुपये, ठीक है। तो इसने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर 216 से खोला होगा, देखो, लेकिन बंद कितने से किया होगा? 2,14,800। ये 1200 रुपये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पड़े हुए, ये पड़े नहीं रहेंगे, याद रखना। एज पर कंपनीज है कि ये 1200 रुपये भी कहाँ चले जाएंगे? शेड्यूल बैंक, और जिसके है उसको वहाँ से इसको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कायदे से 1200 रुपये की एक और एंट्री करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू करिए कि इसे आगे पीछे देखो तो, ठीक है, आप करोगे इस एंट्री को भी। ये सुन लो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुला हुआ नहीं रहेगा हमारे अकाउंट में, ये एज पर कंपनीज एक्ट तो ये पैसा किस में चला जाएगा? शेड्यूल बैंक में चला जाएगा, और 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक में, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम करना चाहे तो कहाँ से क्लेम करेगा? शेड्यूल बैंक से, और वहाँ पे से अगर वो क्लेम नहीं करता तो 7 साल बाद वो कहाँ चला जाएगा? IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन, ये एज पर लॉ है।
अब आप जिस अकाउंटिंग में कितना फॉलो कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जो प्रोविजन है वो ये है, कानून जो है वो ये है। चलो बाकी की चीज़ें एकदम सिंपल है। शेयर इशू करो, ये तो मैंने रिडम्पशन करा है कायदे से, ये एंट्री इसको बाद में करनी चाहिए थी, पहले शेयर इशू करना चाहिए था। शेयर इशू करो, कितने शेयर है 3000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। कितने शेयर है 3000, 10 का है, 10% प्रीमियम मतलब 11 रुपये का। 3000 इंटू 11 करो 33, 3000 इंटू 10 करो 30, 3000 इंटू 1 करो 3। देख लो हो रही है एंट्री। अब CRR बनाओ, यहाँ देखो CRR कितना बनेगा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मेरे को जो रिडम्पशन करना था फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, मुझे रिडीम करना था 180। फेस वैल्यू पे बनता है CRR, चैप्टर खत्म हो गया, ये याद होना चाहिए। 180 लेस कितने इक्विटी शेयर मैंने इशू कर दिए, प्रीमियम नहीं लेते 30, तो कितने बचे, ये 1.5 अब मैं कहाँ से लूँगा, रिजर्व में से, क्योंकि ये 30 मैंने कहाँ से लिए हैं, तो अब ये कहाँ से लूँगा, तो CRR बनेगा। 1.5 लाख का CRR बनाओ, जनरल रिजर्व में से ले लो और बाकी के P&L में से ले लो। तो जनरल रिजर्व 120, P&L 30, देखो जनरल रिजर्व 120, P&L 30 टू CRR में 1.5 लाख रुपए आ गए। कितने आ गए 1.5 लाख। पहले से भी था क्या कुछ CRR में, पहले से कुछ भी नहीं था। अब CRR में कितने आ गए 1.5 लाख, याद रखें कितने आ गए। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पिछले चैप्टर में बोनस की एंट्री भी कराई थी। बोनस की एंट्री होती है, जितने भी रिजर्व में से बोनस लेता हूँ, रिजर्व टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर वालों को ही बोनस मिलता है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर कितने थे, ऊपर लिखा हुआ था उसने पहली लाइन में 30,000 थे। कितने थे 30,000। अब बोनस कितने मिलेंगे, बोनस का रेशियो देखो, क्वेश्चन में देखना, आंसर में मत देखना। 2 फॉर एवरी 5, 5 के बदले में 2, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 12,000, और एक शेयर है 10 रुपये का, तो 12 इंटू 10 1 लाख। और बोनस देने की एंट्री मैंने आपको कहा था बोनस में पहले CRR यूज़ करा करो, तो अभी अभी हमने CRR में कितना डाला है 1.5, तो हमारे पास CRR में पैसा है। CRR में पैसा ना होता, सुनो, CRR में ना होता तो SPR में से भी दे सकता हूँ बोनस, और SPR में भी ना होता तो फिर फ्री रिजर्व में से। मैंने आपको बोनस पढ़ाते वक्त सीक्वेंस बताया था कि पहले हमेशा CRR में से लिया करो, फिर SPR में से, फिर फ्री रिजर्व। उत्कर्ष बताएगा पहले CRR और SPR में से क्यों लेते हैं। गुड, इसलिए क्योंकि CRR और SPR का पैसा हर जगह यूज़ में नहीं आता, वो तो बोनस देने के ही काम में आता है, तो पहले उन्हें फ्री कर दो। और जनरल रिजर्व तो हमें हर जगह काम में आता है, तो उसे अपन सेफ रखते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो लेते हैं। ठीक है, ये बोनस में बताया था। चलो देख लो एंट्री, CRR टू बोनस 120 और बोनस टू शेयर कैपिटल 1,20,000, और जो आपका प्रीमियम है उसको राइट ऑफ कर देना P&L से, P&L टू प्रीमियम। प्रीमियम कितना था 2 रुपये का था, 18 इंटू 2 कितना था प्रीमियम 36। ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक छोटी सी बात मेरी और सुन लो, मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर पहले से थे, और अभी मैंने रिडम्पशन करते वक्त 3,000 और इशू करे थे, लेकिन बोला था इनके ऊपर बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा बोला था, बोनस नहीं मिलेगा ऐसा बोला था इसे। ठीक है, अगर ये लाइन ना बोलता ना तो मैं इनको भी बोनस देता, तो फिर मैं बोनस कैसे लेता 33 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। ये छोटी सी बात याद रखना है ना, क्योंकि जितने भी इक्विटी शेयर होते हैं ना सबको बोनस मिलता है। ऐसे आप पक्षपात नहीं कर सकते, पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि ये 30,000 इक्विटी शेयर वालों को बोनस दूँ, ये 3,000 को नहीं दूँ। ठीक है, उनके टर्म में लिखा हुआ हो कि उन्हें बोनस नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जितने भी इक्विटी होते हैं सबको बोनस मिलता है। समझ गए, ये बात याद रखोगे तो सबको मिलेगा। और बोनस सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को मिलता है, ये तो याद ही है तुम्हें। सिर्फ किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई बोनस। धन्यवाद, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर 5।